तो स्टूडेंट्स हम आज आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, और क्रॉप में स्टूडेंट्स आप लोगों से लगातार पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स सोयाबीन। शायद आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा, सोयाबीन को देखा भी होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल देखा भी है, खाया भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल। ठीक है, तो सोयाबीन में सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम, बोले यस सर, बॉटनिकल नेम होता है वनस्पतिक नाम। जितने भी पौधे होते हैं उनके वनस्पतिक नाम होते हैं, और जितने भी जानवर होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। तो सोयाबीन का, ठीक है, आप मुझे बताइए वनस्पतिक नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? पढ़ा होगा आप लोगों ने। ग्लाइसिन मैक्स आप नाम यहां पर देना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या ग्लाइसिन मैक्स जो है यहां पर राइट आंसर होगा? बोले जी सर बिल्कुल। ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है। बन जाएगा, यहां से आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो अब यदि मैं आपको यहां पर कहूं कि भैया बताइए जो सोयाबीन होता है, क्या ये दाल वाली फसल है या ये तेल वाली फसल है? कैसी फसल है ये? सोयाबीन की दाल खाते हैं या सोयाबीन का तेल खाते हैं? ऑयल सीड क्रॉप है या लिनसीड क्रॉप है, मतलब हमारी पल्स क्रॉप है? ऑयल वाली क्रॉप के साथ में इसको रखा गया है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो यदि, ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? तो बोल सर ये हमारी जो फसल है कौन सी है? ऑयल वाली क्रॉप है, मतलब तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल माना जाता है इसे, ऑयल क्रॉप में इसको रखा गया है। बोलिए सर इसका ऑयल खाया जाता है? बोले यस बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब बच्चों इसके बाद में यदि आप लोगों से यहां पर यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसकी फैमिली क्या होगी, इसका कुल क्या होगा? जल्दी बताइए, किस परिवार का सदस्य है ये? लेगुमिनेसी परिवार का सदस्य है, आप ऐसा कह रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप यदि इसे लेगुमिनेसी परिवार में यदि दे रहे हैं तो ये लेगुमिनेसी का मतलब क्या होगा? लेगुमिनेसी परिवार का मतलब क्या है? वो सर लेगुमिनेसी परिवार का मतलब होता है कि सारे दाल वाली फसलें इसी में आती हैं, सभी दाल वाली फसलें इसी में आती हैं। तो इसको आपने तेल वाली फसलें कहा, तो क्या ये दाल वाली फसल नहीं है सोयाबीन? बोले सर सोयाबीन की दाल वाली जो, ठीक है, फसल की कैटेगरी है उसमें ये जरूर आता है, पल्स क्रॉप में जरूर आता है, लेकिन हम नहीं खा सकते जी। आप नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, पाचन नहीं हो पाएगा। यदि मान चलो आपने सोयाबीन खाया तो सबसे ज्यादा आपको जो प्रोटीन है वो किसमें मिलेगा? तो सर सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें मिलेगा इसी में। किसमें? सोयाबीन में। लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। बोले यस सर बिल्कुल सही बात है, लेगुमिनेसी परिवार है। अब इस लेगुमिनेसी परिवार में और कौन कौन से सदस्य आते हैं, जरा इस पर यदि हम चर्चा करें कि भैया लेग्यूम परिवार में कौन कौन आएगा, बताइए इस, ठीक है, लेगुमिनेसी परिवार में और कौन कौन सदस्य शामिल है? तो क्या नाम देना चाहेंगे आप, बताइए? दाल सभी की सभी इसी में आएंगी तो नाम, उसके नाम भी तो होंगे, उसके नाम भी बताइए जरा, क्योंकि उसके कुछ जानकारी भी आप लोगों को होना चाहिए जी। एनी वन जो भी जानता हो जरा मैसेज करिए, दो चार एग्जाम्पल। मूंग इसी में आएगी, चना इसी में आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। मूंगफली भी इसी में आ जाएगी, मूंगफली वगैरह? बोले हाँ सर मूंगफली भी जो है इसी में शामिल हो जाएगी। अरहर आ जाएगी, तुअर आ जाएगी, उड़द आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। चलिए, तो यदि आप इसमें क्या दे रहे हैं, ग्राउंड नट दे रहे हैं, ग्राउंड नट या पीनट, तो इसमें मूंगफली भी आ जाएगा।
इसी लेगुमिनेसी परिवार में, क्योंकि पूछा जाता है कि भैया बताइए निम्न में से कौन लेगुमिनेसी परिवार का सदस्य है और कौन सा सदस्य नहीं है। क्या इसमें जो है हमारा बीन्स आ जाएगा, बीन्स, सेम वगैरह, सेमी वगैरह आप लोग सुनते हैं, सेम। बोल सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा इसमें? बोल सर क्या इसमें हमारा पी आ सकता है, मटर, मटर। बोले हाँ सर बिल्कुल इसमें मटर आएगा, मटर इसमें शामिल है। बोले यस बिल्कुल शामिल है। क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारा, ठीक है, उड़द आएगा? बोले यस सर इसमें जी उड़द आ जाएगा। क्या इसमें अरहर आ जाएगा? तो बोले सर इसमें अरहर भी आ जाएगा जी। और क्या आ सकता है इसमें? इसके एग्जाम्पल में यदि आप और डिटेलिंग में चलेंगे तो आप और किसे रख सकते हैं? दाल में और जो भी आप लोग खाते हैं वो सभी की सभी दाल आप इसमें रखना चाहेंगे जी। मूंग, वेरी गुड, चलिए मूंग रखेंगे बोले इसमें। तो इस तरीके से आप लोगों को लेगुमिनेसी परिवार की भी जानकारी होनी चाहिए कि भैया लेगुमिनेसी परिवार कौन कौन से होते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कोई फ्रूट वगैरह भी इसमें शामिल है? फ्रूट वगैरह, कोई फ्रूट वगैरह इसमें आप रखना चाहोगे? क्योंकि ये तो सिर्फ सब्जियां आपने जो है, ठीक है, फसलें रख दिया, फ्रूट वगैरह कोई फ्रूट नहीं आएगा। ओहो वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। इमली, इमली देखा, इमली? बोले हाँ जी सर देखा इमली। देखा है क्या इमली? बोले हाँ। टैमरिंड जो है, टैमरिंड जो है, इमली जो है, इमली इसी में रखी गई है और आपको पता नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाता है। इमली को इसी में रखा गया है, याद रखना। चना, ग्राम, सर चना भी इसी में आ जाएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बाद में आप लोगों को, ठीक है, यदि इसमें क्या दे दिया जाए, इसमें यदि आप लोगों को दे दिया जाए अल्फा अल्फा, क्या इसमें अल्फा अल्फा को रखा जाएगा? जरा मुझे बताइए, क्या इसमें हमारा जो है अल्फा अल्फा आएगा? सर ये अल्फा अल्फा क्या होता है? नहीं मालूम सर हमको, ये अल्फा अल्फा क्या है भाई? तो अल्फा अल्फा क्या कोई घास है? ओके वेरी गुड, पढ़ा होगा बेटा 11 12th में जी। क्या है अल्फा अल्फा जी? तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने कहीं देखा होगा खेतों वगैरह में, तो क्या आपने इस तरीके से कोई प्लांट देखा है अल्फा अल्फा का? इस तरीके से खेतों में कहीं, ये आपका अल्फा अल्फा है। ये क्या है आप लोगों का? अल्फा अल्फा है। क्या होता भैया ये अल्फा अल्फा का मतलब, जरा मुझे बताओ। क्या ये आप लोगों की दाल है किसी प्रकार की? अल्फा अल्फा क्या कोई दाल है या कोई जो है ग्रास है? क्या है अल्फा अल्फा? घास है। ओके, घास के रूप में आप लोग यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। और कोई? चलिए, तो यदि आप लोगों से यदि पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, तो याद रखना अल्फा अल्फा जो है ये एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की घास में रखा गया है। और ये स्टूडेंट्स आप लोगों का एक फूल वाला प्लांट भी है, फूल वाला प्लांट भी है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसका कहां मेन यूज किया जाता? तो सर चारे के रूप में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चारे के रूप में इसका काफी बड़ा यूज है, याद रखेंगे आप लोग, पेपर में पूछा जाता है।
बोले यस सर। तो क्या इसी अल्फा अल्फा को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लूसर्न के नाम से? बोले हाँ सर, बच्चा बच्चा जानता है लूसर्न के नाम से। जानते हैं क्या? बोले हाँ जी सर, अब तो भूल ही नहीं सकते। लूसर्न को किस नाम से जाना जाता है? तो सर लूसर्न को जाना जाता है अल्फा अल्फा के नाम से। और अल्फा अल्फा जो है वो चारा है, लूसर्न भी चारा है, ये ग्रास है। तो ये वाली ग्रास क्यों खिलाई जाती है जानवरों को? क्योंकि इसमें फलियां होती हैं और ये दाल है। पल्सेस खिलाने से जानवर जो है क्या होता है, हष्ट पुष्ट होता है और प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, ताकत भी आती है, एनर्जी आती। प्रोटीन वाली चीजें यदि आप खाते तो एनर्जी आती। बोले हाँ सर, बिल्कुल एनर्जी आती। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि घोड़ा जो है क्या खाता है, प्रोटीन वाली चीजें खाता है। आपने देखा ना, चने खाता है घोड़ा, चने खाता है, दाल खा लेता है। तो घोड़ा जब तक जीवित रहता है कभी भी नीचे नहीं बैठता। सुना होगा शायद आप लोगों ने, घोड़ा जब तक जिंदा रहता है कभी भी नीचे नहीं बैठता है। सोता भी है तो खड़े खड़े सो जाता है। और जिस दिन घोड़ा नीचे बैठ गया, मान के चलो अब घोड़ा मरने वाला है। ये घोड़े की खास बात होती, इसलिए तो कहा जाता है कि घोड़े जैसे बनो। जैसे कोई यदि ज्यादा, ठीक है, एक्टिव नहीं रहता तो कहा जाता है ना कि घोड़े जैसी चाल चला करो, घोड़े जैसे आप शार्प रहा करो। बोले यस सर। और आप लोग देखे होंगे, आप लोग एचपी सुना होगा आपने, एचपी। जैसे आपके घर में पानी की यदि मोटर वगैरह यदि होगी, नल वाली मोटर, ठीक है, पानी भरने के लिए हर घर में कॉमन हो चुका है आज के समय में लगभग, या आसपास में। तो आपने सुना होगा एचपी लिखा रहता, हॉर्स पावर, मतलब घोड़े की शक्ति, हॉर्स पावर। ट्रैक्टर भी खरीदते तो ट्रैक्टर में भी लिखा रहता है 50 HP, 40 HP, 20 HP, ऐसे एचपी लिखा रहता है। हॉर्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति होती है। 40 HP मतलब 40 घोड़े की शक्ति बराबर ताकत रहेगी ट्रैक्टर में आपके। 1 HP मतलब एक घोड़े की शक्ति जितनी रहेगी उतनी आपकी मोटर में रहेगी। तो आपके कुएं की मोटर 3 HP, 5 HP, 7 HP, 10 HP तक की मोटर होती कुएं में, ट्यूबवेल वगैरह में। बोले हाँ सर। तो ये हॉर्स पावर जो है ना, ठीक है, वो क्यों बनती है? तो सर घोड़ा जो है वो घास बहुत कम खाता है, ठीक है, दाल ज्यादा खाता है। तो यदि आप भी सुबह सुबह दाल का सेवन करते हैं, ठीक है, अंकुरित अनाज खाते हैं, स्प्राउट जिसे हम लोग कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। सुबह सुबह उठकर यदि अंकुरित अनाज यदि आप खाते हैं तो कभी भी आपकी बॉडी जो है वीक नहीं होगी, वीक नहीं होगी, याद रखिएगा। कभी भी आपको ऐसा वीकनेस टाइप का नहीं लगेगा। हम सुबह 6 बजे से लेकर रात के लगभग जो है, ठीक है, 12 2 तो आसानी से बचते हैं डेली पढ़ाते पढ़ाते। कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू क्लासेस चलती हर दिन, डेली। और ये रूटीन कब से चली आ रही हमें भी नहीं पता है, काफी लंबा समय हो गया, कभी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको डेली रूटीन में सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट का मतलब होता है प्रोटीन वाली चीजें। कम खाना है, क्वालिटी वाला खाना है। हम ज्यादा खाते हैं, क्वालिटी वाला नहीं खाते, प्रॉब्लम वहीं जाती है। प्रोटीन वाली चीजें लेना है, ठीक है। और ये घोड़े से सीखा करो, ठीक है, घोड़ा कभी नहीं बैठता है और हम आसानी से थक जाते हैं। तो घोड़ा क्या खाता है सर? घोड़ा लूसर्न खाएगा, घोड़ा अल्फा अल्फा चारा खाएगा, ये चारा खाएगा घोड़ा। तो ये चारा भी खाएगा तो इसमें दाल है ना, उसको प्रोटीन मिल जाएगा, उसको प्रोटीन मिल जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसी अल्फा अल्फा को किसमें रखा गया है? लेगुमिनेसी परिवार में रखा गया है। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसके बाद में, ठीक है, सारी की सारी लेंटिल्स हम यहां पर लिख सकते हैं, मतलब दाल, सारी दालें, जितनी भी दालें और आपको याद आती हो वो सब इसमें आप काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एक और चीज है, एक और चीज है जिसका नाम है क्लोवर। क्लोवर, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। क्लोवर को किसमें रखा गया है? बोल सर ये होता क्या, सबसे पहले यही नहीं मालूम। क्लोवर का मतलब होता है तीपतिया घास। हिंदी नाम आपको नहीं मिलेगा पेपर में, याद रखना, क्योंकि हिंदी नाम मिला तो आप जो है थोड़ा सा लगा ही सकते हैं। तीपतिया घास इसे कहा जाता है। बोल सर आज तक नहीं देखा, बोलो। सर पहली बार नाम सुना, ये भी बोलो आप। और मैं कहूंगा कि आपने देखा है, सबने देखा है।
प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि हम लोग जो है आसपास जो भी चीजें देखते हैं कभी उसको जानने की कोशिश नहीं करते, कभी उसे जानने की कोशिश नहीं करते। हर बच्चे ने देखा होगा, हर बच्चे ने, एक भी बच्चा मना नहीं करेगा। चलो दिखाएं, आइए दिखाते हैं कि कैसी होती है क्लोवर। चलिए, तो बच्चों बताइए, क्या आपके घर के खेत के आसपास में कहीं ना कहीं ऐसी घास आपको देखने को मिली है? बता दो जरा मुझे। बोले हाँ सर बिल्कुल देखे हैं, हमारे घर के आसपास ही मिल जाएगी हमें। ये क्लोवर होती है, ये क्लोवर है, ये घास है। इसको भी लेगुमिनेसी परिवार में रखा गया है। इसे भी किस में रखा गया है? लेग्यूम परिवार में रखा गया है। याद रखिएगा, आपसे ऐसे नाम पूछे जाते हैं ना, क्लोवर को किस में रखा गया है, नहीं बनता। आपको हमने पूछ लिया, ठीक है, कि भैया बताइए अल्फा अल्फा को किस में रखा गया है, लूसर्न को किस में रखा गया है, तो ये नाम हमें नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन में सुने हुए नाम नहीं है ना। हमारे घर के आसपास में ये मिल जाएगा, हमारे गांव शहर के आसपास में जरूर मिलेगा, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और क्वेश्चन यहीं से निकल जाता है कि लेगुमिनेसी परिवार का सदस्य बताइए। दाल, ठीक है, मक्का, गेहूं, ये नाम सुने हैं, सोयाबीन, चना, मूंगफली, सब नाम सुने। नाम ऐसे ऑप्शन में मिलते हैं जो बहुत कम सुना हुआ हो आप लोगों ने, तो वैसे नामों से क्वेश्चन जो है निकल जाता है, बन जाएगा लेकिन आप लोगों से अब दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, सोयाबीन स्ट्रेंस यदि आपसे पूछा जाए कि इसका गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम नंबर। तो ये क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जैसे मम्मी पापा के गुण आपके अंदर आए होंगे, हो सकता है मम्मी पापा के जैसे आपका चेहरा हो सकता है मम्मी पापा के जैसे आपका किसी का दिमाग हो, या हो सकता है कि मम्मी पापा के जैसे आप लोगों का जो है हेयर स्टाइल हो, बाल वगैरह हो। कुछ ना कुछ तो मम्मी पापा के आप आपके अंदर गुण आ ही जाते हैं, आते कि नहीं आते? बहुत सर आते हैं। कई बार जो है मामा पक्ष का भी आ जाता है, मतलब नाना पक्ष का। हो सकता है आप जो है हल्के फुल्के मामा के जैसे, नानी के जैसे, नाना जी के जैसे, या दादा के जैसे, दादी के जैसे, मतलब माता पिता दोनों के पक्षों के गुण आपके अंदर आते हैं, वो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, वो पुरानी मूवी में मेले में बिछड़ जाते थे, कुंभ के मेले में बिछड़ जाते थे, फिर वो 20-25 साल बाद मिलते थे। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट होता है। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? ये पहचान, क्रोमोसोम की पहचान कैसे होती है? क्रोमोसोम की पहचान होती है डीएनए टेस्ट से, डीएनए टेस्ट से। हर राज्य में केवल एक ही डीएनए टेस्ट वाली जो है वो क्या होती है? लैब होती है। हर राज्य में केवल एक ही लैब है, एक ज्यादा ही हुआ तो 2 लैब हो सकती हैं, बस, इससे ज्यादा लैब ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स डीएनए टेस्ट करना थोड़ा सा जो है मुश्किल काम होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए, किस किस को पता है डीएनए का फुल फॉर्म? तो सर हमको कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है डीएनए से, हमको क्या करना है? भैया पौधों का भी डीएनए होता है, पौधों का भी डीएनए होता है, और जानवरों का भी होता है, इंसानों का भी डीएनए होता है। तो क्या होता है? डीऑक्सी, ठीक है, राइबो, डीऑक्सी राइबो एक साथ है, और फिर होगा हमारा क्या? न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म है, क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये फुल फॉर्म है इसका, डीएनए का। ये डीएनए टेस्ट होता है जो आपकी सभी के बॉडी में है, आपकी आने वाली संतानों को भी आप लोग ये विरासत में देकर जाएंगे। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, जैसा हम, ठीक है, हमारा चेहरा है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं हमारे माता पिता से कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुण में मिलते हैं। हो सकता है माता पिता को गाना बजाना आता हो, तो आपके परिवार में भी, मतलब आपको भी किसी ना किसी को गाना बजाना आता होगा, आपको या आपके भाई बहन को, या मम्मी पापा में से किसी की मैथ्स अच्छी होगी तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी। मम्मी पापा में कोई अच्छा गुड लुकिंग होगा तो आप भी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होंगे। ऐसा तो नहीं कि मम्मी पापा बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हैं और आप जो है बिल्कुल
हैंडसम है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाइट का भी है, मम्मी पापा की हाइट यदि मान चलो आपकी 6-6 7-7 फीट के आसपास में है, तो आप ऐसे नहीं कि 2 फीट के रह गए, बौने निकल गए, आपको गोद में उठा के चलाना पड़ रहा 25 साल के होने के बाद भी, ऐसा तो नहीं। बोल सर बिल्कुल नहीं। अब कोई मान चलो जो है वो 2-2 3-3 फीट का है, ठीक है, जो आपके कमर बराबर आता हो, ठीक है, ऐसी महिला भी है और ऐसा पुरुष भी है जिसकी हाइट आपके कमर बराबर है, क्या उनके बच्चे जो हैं आपके बराबर की हाइट के निकल सकते हैं क्या? बोल सर बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं निकल पाएंगे। और यदि निकलते हैं तो आपको कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से पहले भी ट्रीटमेंट लगातार चलेगा, प्रेगनेंसी के बाद भी लगातार ट्रीटमेंट चलेगा, तब जाकर हो सकता है कि आपकी हाइट पर वो ना जाए, लेकिन इसकी 100% गारंटी डॉक्टर भी नहीं कहेगा। बोले यस सर, क्योंकि डीएनए विरासत में मिलता है। डीएनए क्या मिलता है? विरासत में मिलता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि मैं आप लोगों को, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा समझाना चाहूं, ठीक है, कि डीएनए टेस्ट करते कैसे। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि भैया जैसे मान चलो किसी ने किसी का जो है वो मर्डर कर दिया, ठीक है, उसका कहीं कोई बाल छूट जाता है हाथ की, ठीक है, हाथ का कुछ, ठीक है, ब्रेसलेट वगैरह छूट गया तो उसमें उसके जो है कुछ, ठीक है, बाल वगैरह लगे मिल गए, या ठीक है, क्या हो गया, यूरिन से पता चल जाता है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट से पता चल जाता है ना डीएनए। बोले हाँ सर डीएनए टेस्ट किया जाता है। फिंगरप्रिंट, बिल्कुल फिंगरप्रिंट से करते हैं, और बालों से हो जाता है, और स्पर्म से हो जाता है। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स बॉडी के आप बहुत सारे पार्ट से जो है डीएनए टेस्ट हो जाता है। अब हमें डीएनए टेस्ट यदि करवाना है या करना है तो कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है सर? खून की जांच, ब्लड से भी हो जाता है, ब्लड सैंपल। ब्लड से नहीं होता डीएनए टेस्ट? बोले सर बिल्कुल हो जाता है डीएनए टेस्ट। चलिए, अब स्टूडेंट्स जैसे कई बार आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि भैया पिता और बच्चे का डीएनए टेस्ट करना है कि क्या ये हमारी ही संतान है या नहीं है, क्योंकि आज की जैसी पीढ़ी आगे बढ़ रही है उसमें सबसे ज्यादा सस्पेंस। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? ब्लड सैंपल से पता कर लिया जाता है। एक इंडिया के सारे कोने कोने में डीएनए फैसिलिटी है। क्यों किया जाता है? तो डीएनए टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि अस्पताल में अदला बदली ना हो। कई बार हॉस्पिटल में अदला बदली हो जाती है ना। बोले यस सर बिल्कुल। फिर डीएनए टेस्ट हम कैसे निकालेंगे? डीएनए टेस्ट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो स्टूडेंट्स डीएनए टेस्ट यदि हम निकालते हैं तो हड्डी से निकाल सकते हैं, बाल से निकाल सकते हैं, खून से निकाल सकते हैं, मरे हुए इंसान के बॉडी पार्ट से भी निकाल सकते हैं, ये भी याद रखना। कई बार देखा होगा ना आप लोगों ने कि सीआईडी वगैरह सीरियल देखा होगा, तो उसमें से भी वो ब्लड सैंपल ले लेते, क्या ले लेते हैं, हड्डी का जो है खरोंच लेते हैं, कैल्शियम वगैरह, और हड्डियों से पता लगा लेते हैं कि ये किस परिवार का सदस्य रहा है। चलिए ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर वो डीएनए टेस्ट करने की प्रोसेस अलग है। अब वो डीएनए टेस्ट जैसे करते हैं लैब में, वो लैब वाला काम हो गया। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म लगातार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मानसिक बीमारी यदि किसी को है तो मानसिक बीमारी में भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि विरासत में केवल रंग रूप आकार और पैसा नहीं मिलेगा भैया, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, याद रखना। विरासत में मम्मी पापा की प्रॉपर्टी भी नहीं, बीमारियां भी मिलती हैं। ये मत सोचना कि केवल हमें मम्मी पापा की जो है वो विरासत में जमीन जायदाद मिलेगी, पैसा मिलेगा, बीमारी भी मिलती साथ में। अभी आपने सुना होगा अनंत अंबानी, हाँ अनंत अंबानी की शादी हुई ना, एंगेजमेंट हुई है अभी। हाँ, उसका जो मोटापा है वो उसको विरासत में मिला है। जो मोटापा है ना उसका, वो धीरू भाई अंबानी से मिला है विरासत में। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी, चाहकर भी उस बीमारी पर, ठीक है, जीत हासिल नहीं की जा सकती।
जैसे मान चलो आपके परिवार में आपके मम्मी पापा जो है उनके बालों में थोड़ी सी कमी है, ठीक है, पापा के बाल जो है झड़ चुके हैं, तो पक्का है आपके बॉडी का जो, ठीक है, मूवमेंट रहेगा वो कुछ ना कुछ समय बाद में जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। तो सब कुछ मिलता है विरासत में, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग भी तो लिखते हैं ना 2n इक्वल टू कितना 46। इंसानों का जो है गुण ट्रांसफर कितने होते हैं सर, 46 प्रकार के गुणसूत्र ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि आपके पापा मम्मी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं तो 100% श्योरिटी है कि आप भी टैलेंटेड ही निकलेंगे। ऐसा नहीं कि भैया वो जो है, टैलेंटेड का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड का मतलब होता है किसी भी काम को करने की उनकी एबिलिटी, योग्यता, कि वो किसी भी काम को कैसा करते हैं, वो होता है टैलेंटेड का मतलब। कोई भी काम, जिस भी काम को आप करना चाहते हो उसमें आपको 100% देना आना चाहिए, वो टैलेंटेड होने का, ठीक है, प्रमाण होता है। बोले यस सर, क्लियर हो गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारा सोयाबीन है इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं हुई होगी। उत्पत्ति मतलब ऑरिजिन प्लेस, ऑरिजिन कंट्री, उत्पत्ति स्थान। कोई भी फल सब्जी जानवर कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ होगा। तो ये कहां पैदा हुआ सर, ये पैदा हुआ चाइना में। ये भाई साहब कहां पैदा हुए हैं, ये चीन में पैदा हुए हैं। बोले यस सर। क्या सोयाबीन जो है फली के अंदर निकलता है ऐसे, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, क्या इसमें फलियां होती हैं? बोले यस सर, इनमें फलियां होती हैं। तो फलियां जिनमें भी होंगी उन्हें हम लोग कहते हैं पॉड। इनका जो फ्रूट होता है, इनका जो फल होता है वो कैसे होता है, इनका जो फल होता है वो होता है फलीनुमा। बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम एक क्वेश्चन करेगा जिसका नाम है इनफ्लोरोसेंस। क्या नाम है उसका? इनफ्लोरोसेंस उसका नाम है। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम मतलब सोयाबीन का जो पुष्प आता है उस पुष्प को आप लोग क्या कहेंगे जी? क्या सोयाबीन में आपने पुष्प आते हुए देखा है? बोल सर देखा भी होगा तो हमें याद नहीं, देखा भी होगा तो हमें याद नहीं, कि याद है? नहीं याद है, चलिए दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स सोयाबीन को ही दिखा रहे हैं एग्जैक्ट, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। सोयाबीन में जब पुष्प आते हैं तो सोयाबीन का जो पौधा है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा। देख लिया आप लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इन टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं रेसिम। इन्हें क्या कहा जाता है? रेसिम के नाम से जाना जाता है। अब ये रेसिम क्या चीज है भाई? यदि आपसे रेसिम पूछ लिया जाए तो रेसिम का मतलब क्या? तो क्या पुष्प कुछ ऐसे लगे थे उसमें? जरा देखो, क्या उसमें पुष्प ऐसे बने हुए थे? देखकर बताइए, क्या इस तरीके से उसमें पुष्प थे? बोले हाँ सर, इस तरीके से पुष्प थे उसमें। तो ये जो तरीका है ये तरीका होता है रेसिम। ये तरीका क्या होता है? इस तरीके का नाम होता है रेसिम। बोले यस, बिल्कुल बनेगा। अब इसमें और क्या खास क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पुष्प निकलना, तो पुष्प निकलते तो वो इन्फ्लोरोसेंस माना जाता है, तो ये रेसिम टाइप का होता है। अब जो हमारा ये प्लांट है सोयाबीन, जो हमारा पौधा है, बताइए बच्चों सोयाबीन हमारा जो है वो C3 पौधा माना जाएगा या ये C4 पौधा माना जाएगा? C3 पौधा या C4 पौधा, कौन सा पौधा माना जाएगा बताइए? ऐसे पौधे की हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो C3 कहे जाते हैं। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो C3 कहेंगे। तो सोयाबीन के खेत में यदि आप जाके खड़े हो जाओ तो आपका चेहरा दिखाई देगा क्या? बोले हाँ सर, सोयाबीन तो हमारे जो हैं कमर से भी नीचे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो सोयाबीन जो है C3 पौधा है। सोयाबीन C3 पौधा है। चना कैसा पौधा है बताओ? चना कैसा पौधा है? सर चना C3 पौधा है। मूंगफली कैसा है?
सर मूंगफली C3 पौधा है। गन्ना कैसा है? गन्ना, गन्ना बताओ, गन्ना किस में आएगा? सर गन्ने की ऊंचाई इंसानों की ऊंचाई से बड़ी होती है, गन्ना इसी में आएगा, शुगर कैन इसी में आ जाएगा। आम किस में आएगा? आम, आम बताओ। सर आम की हाइट इंसानों की हाइट से ज्यादा ही निकलती है, आम के पौधों की। सर मैंगो इसी में आएगा। चलिए, इसके बाद में यदि आप लोगों को जो है मूंग दे दिया जाए, मूंग, मूंग, मूंग किस में आएगी? बोले सर मूंग जो है वो C3 में आएगी। चलो गेहूं किस में आएगी? गेहूं, गेहूं को किस में रखा गया है? सर गेहूं हमारी C3 में आएगी। बोले यस सर, समझ में आ रहा है। मक्का किस में आएगा? मक्का, मक्का सर मक्के के खेत में खड़े हो जाए तो सर हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बड़े होने के बाद में मक्का काफी ऊंचा हो जाता है, इंसानों की हाइट से ऊपर चला जाता है। सर मक्का जो C4 में आएगा। तो क्या ये लिस्ट आपको बन जाएगी? खुद से बना लोगे सारी फसलों को देख देख कर? बोले यस सर, बिल्कुल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। आइए अब बच्चों, इसके बाद में सोयाबीन में पूछा जाता है कि भैया बताइए क्या ये सेल्फ पॉलिनेटेड है? क्या ये सेल्फ पॉलिनेटेड है? क्या ये क्रॉस पॉलिनेटेड है? अब सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब होता है स्वपरागन। स्वपरागन, स्वपरागन का मतलब क्या होता है? वे पौधे जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाएं। मेल फ्लावर और फीमेल वाला जो है दोनों आपको पार्ट मिल जाए फ्लावर के अंदर, मतलब नर और मादा एक ही पौधे के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर हो, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड। और क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब होता है कि पुष्प में या तो नर होगा या तो मादा होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, दो में से कोई एक ही पार्ट होता है। तो ये कैसा होगा जरा बताइए? ये सेल्फ पॉलिनेटेड होगा या ये क्रॉस पॉलिनेटेड होगा? जी बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप इसमें आंसर लगा सकते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड होगा, इसमें स्वपरागन होगा। क्या होने वाला है? स्वपरागन होने वाला है। तो बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो। अब ये पहचान कैसे होती कि भैया ये नर पुष्प है या मादा पुष्प है? यदि हमें पहचान करना है कि भैया नर पुष्प कौन है और मादा पुष्प कौन है, तो कैसे पहचान करेंगे? ठीक है, तो आइए उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा भाग होगा और कौन सा भाग नहीं होगा। जी, तो यदि बच्चों आप लोगों ने, ठीक है, कोई पुष्प देखा होगा, एक पुष्प बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए, उससे पहचान भी करवा देते हैं। तो यदि आप लोगों ने इस टाइप से यदि कोई भाग देखा है पुष्प का, ठीक है, और यहां पर फिर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, जैसे आपने जासौन वगैरह देखा होगा, तो ये आपने साइड में कुछ ऐसे जो है वो पीले पीले भाग देखे होंगे, यहां पर पीला पीला सा जो है वो, ठीक है, लगा हुआ होता है एक भाग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, देखा है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो बीज वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये है आप लोगों का स्टिग्मा, ये आपका वर्तिकाग्र है, ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ये वाला भाग क्या सर? ये वाला पूरा भाग ओवरी वाला है। ओवरी मतलब ये आपका क्या है? अंडाशय वाला भाग है, ये अंडाशय वाला भाग है, ठीक है। ये क्या है आप लोगों का? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का स्टाइल माना जाता है, स्टाइल कहते हैं इसको। ये क्या है? स्टाइल, जो पूरा का पूरा क्या होता है आपका? डंठल होता है। ये क्या हमारा? डंठल होता है अंदर वाला। तो इनको कहा जाता है पिस्टल। इनको क्या कहा जाता है? पिस्टिल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि यदि पेपर में दिया आ गया तो आपको बहुत समस्या हो जाती है। तो ये क्या माने जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, इन भागों को यदि हम चर्चा करें, ठीक है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं जयांग।
क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जयांग, और इन्हीं भागों को कहा जाता है मादा भाग। ये फीमेल पार्ट होने की निशानी है, क्योंकि उसमें ओवरी अंडाशय होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, स्टिग्मा होगा, वर्तिकाग्र होगा, ठीक है, ये भाग होते हैं। और यदि ये वाले भाग नहीं है, केवल फ्लावर बस बना हुआ है, ये है, और क्या बन गया, फूल वगैरह बन गया, मान चलो मैं फूल बना दे रहा हूं इस टाइप से, मान चलो क्या हो गया, ये फूल बन गया, और ये वो नहीं है उसमें, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो सर ये केवल जो है ये क्रॉस पॉलिनेटेड होगा। ये कैसा होगा? क्रॉस पॉलिनेटेड होगा, मतलब पर परागन होगा। पर परागन किससे होगा? तो स्टूडेंट्स, मधुमक्खी किसी नर भाग में बैठेगी, कहीं दूसरे फूल पर बैठेगी, नर भाग में कोई मधुमक्खी बैठी, ठीक है, ये वाले भाग जो होते हैं ना, इन भागों में मधुमक्खी बैठी, यहां पर जैसे बैठेगी तो पैर में क्या लग जाएंगे सर? परागकण लग जाएंगे। पैर में क्या लग जाएंगे? परागकण, वो पीला पीला सा जो है वो, ठीक है, इनके पैरों में लग जाएगा। फिर मधुमक्खी उड़ते हुए कोई कीट पतंगे, भंवरे वगैरह, देखा ना आपने, भंवरे जो होते हैं वो पौधों पर, फूलों पर बैठते हैं, देखा होगा कई बार आपने। तो वो जब यहां बैठेंगे तो क्या होंगे सर? वो उनके जो पैर में जो पीला पीला सा भाग लगा हुआ है वो यहां पर छोड़ देंगे, वो यहां पर क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथर वाला भाग होता है ये वाला, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो बोले यस सर सुना हुआ है। क्या होता है भैया एंथर का मतलब? क्या कहते हैं इसे एंथर को, जरा बताइए। सर एंथर का मतलब होता है पराग कोष, पहले ही बता चुके थे, पराग कोष। ये जो पराग कोष होते हैं जो पीले पीले से होते हैं, वो जब यहां पर छोड़ दिए जाएंगे तो ये गर्भ धारण कर लेंगे, और फिर क्या होंगे? फल बनाना चालू कर देंगे। फिर क्या कर देंगे? फल बनाना चालू करेंगे, नहीं तो उसमें फिर फल नहीं लगेगा। तो ये माना जाता है कि कीट पतंगे, मधुमक्खियां, भंवरे, तितलियां, यदि इनका जीवन समाप्त यदि हो जाए तो इंसानों को खाने के लिए फसल ढूंढना पड़ेगा, मिलेगी भी नहीं देखने को, क्योंकि आप कुछ भी लगाएंगे नहीं होगा। क्योंकि खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा C3 वाली जो फसलें हैं, कुछ फसलें जिनकी हाइट छोटी होती हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम जो है वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, मतलब पर परागन है। हम आश्रित मधुमक्खियों पर हैं, भंवरों पर हैं, तो आपने देखा होगा वो फूलों का रस चूसते रहते हैं, और उसी दौरान क्या करते हैं? अनजान होकर वो जब यहां बैठेंगे नर भाग में, फिर वो कभी मादा भाग में बैठ जाएंगे, तो वो गर्भ धारण कर लेगा, मतलब पुष्प हमारा, और फिर क्या करेगा? ठीक है, तो बोले सर फिर बीच बीच में क्या करेगा वो हमारा? ठीक है, परागकोश छोड़ते जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी हमें। चलिए, तो इन नर वाले भाग में क्या क्या होता है, ये तो फीमेल वाले भाग हमने बता दिए। अब नर वाले भाग को भी आप जरा देख लो, उसमें क्या क्या मौजूद होगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, मादा वाला भाग होता है, वो तो हमने आपको बता ही दिए हैं, यहां पर पंखुड़ी टाइप की रहती नीचे, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा। अब इसमें जो ये वाला जो भाग होता है, ये वाले जो भाग होते हैं, इन वाले भाग को हम लोग कहते हैं एंथर। नर भाग की पहचान है एंथर, मतलब इसमें क्या होगा? पराग कोश होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होता है सर? ये वाला पूरा का पूरा फिलामेंट माना जाता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है? फिलामेंट होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब इस फिलामेंट को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बताओ? इस पूरे के पूरे फिलामेंट को क्या कहा जाता है? नाम सुना होगा आपने फिलामेंट। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है रेशा। ये रेशेदार होता है ना, पूरा का पूरा रेशेदार होता है। बोले यस सर, इसको रेशेदार कहा जाता है, तंतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या नस आप कह सकते हो कि भैया एक प्रकार की नस होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, तो आप लोगों से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान चलो आपने कभी ना कभी गुलाब तो देखा होगा या कोई भी पुष्प देखा होगा, तो फ्रेंड्स जो डंठल होता है उसमें इस तरीके से नीचे आपको कवरिंग मिलती है, क्या ऐसे कवरिंग कवरिंग मिलती, फिर भले ही यहां पर जो है वो आप लोगों को क्या मिल जाए? पुष्प मिल जाए। ऐसे नीचे ग्रीन कलर की कवरिंग मिलती है क्या सपोर्ट के लिए? बोले हाँ सर मिलती है। इसको क्या कहा जाता, नाम बताना जरा, नाम बताओ क्या कहते हैं उसको? डायग्राम बना के आ जाता है पेपर में, ऐसे करके बताओ क्या है ये। सेम टू सेम ऐसे डायग्राम मिलेगा,
और एरो बना देगा कि इसको, इसकी पहचान करो, ये वाला भाग क्या है। फिर क्या करोगे? बोल सर हमको नहीं मालूम सर। जी ओवरी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ये यहां पर जो बनाए थे वो क्या था? यहां पर कुछ बना के बताया था वो क्या था? ये थी ओवरी। ये इसको ओवरी पढ़ा दिए थे क्या हमने? ओके। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है वाह्य दल। वाह्य दल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, आ चुका है पेपर में। क्या कहते हैं? वाह्य दल कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है सेपल। ये सारे नाम पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, और आजकल पेपर में डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि बच्चा सही में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो डायग्राम देकर और एरो बना के पूछ लेते हैं कि बताओ ये क्या है। तो फिर जब पढ़ा होगा सिंसियर होके तो ही बता पाएगा, नहीं तो नॉर्मल नॉर्मल में जानकारी नहीं होगी। तो हमने आपको फ्लावर के पार्ट भी समझा दिए कि नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग कौन सा होता है। तो ये स्वपरागन है, मतलब इसमें नर और मादा दोनों वाले पुष्प बनते हैं। चलिए फिर आप ये बताइए, सोयाबीन जो है, सोयाबीन जो है, सोयाबीन कैसा पौधा है? क्या सोयाबीन एसडीपी प्लांट है? क्या सोयाबीन जो है एलडीपी प्लांट है? क्या सोयाबीन जो है डीएनपी प्लांट है? या सोयाबीन जो है वो ऑल ऑफ दीज है? है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये होता क्या है? ये होता क्या सर, हमको तो यही नहीं मालूम, पहली बात तो ये है। जी तो स्टूडेंट्स जरा समझिएगा आप लोग, ठीक है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए पेपर में, ठीक है, तो इसका क्या आप आंसर लगाएंगे? ठीक है, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट, पहले फुल फॉर्म याद रखो, बोलिए यस सर। डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल प्लांट। ये तीन नाम होते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब मतलब क्या है इनका, मतलब समझ लो जरा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लघु प्रकाश वाले पौधे, लघु प्रकाश पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें एसडीपी कहा जाता है। एलडीपी का मतलब क्या होता है? एलडीपी का मतलब होता है ज्यादा प्रकाश चाहने वाले, मतलब दीर्घ प्रकाश, दीर्घ प्रकाश वाले पौधे। डीएनपी का मतलब होता है, ठीक है, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता ना के बराबर में, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मतलब ज्यादा प्रकाश मिल जाए तो भी ठीक है, कम मिल जाए तो भी ठीक है, मतलब उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स डीएनपी का मतलब क्या होता है? डीएनपी में किसको रखा जाता है? डीएनपी में रखा जाता है जैसे टमाटर, जैसे टमाटर, आप टमाटर को वर्ष में कभी भी लगा दो, क्या टमाटर हो जाएगा? बोले हाँ सर हो जाएगा। ठंड में लगा तो भी होगा, गर्मी में लगा तो भी होगा, बारिश में लगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो टमाटर वाले जैसे, मतलब सब्जी वाली जो चीजें है ना, सब्जी, जिस जो सब्जी आपको 12 से 12 महीने मिल जाती है, जैसे कोरिएंडर, धनिया हो गया, धनिया 12 से 12 महीना मिल जाएगा आपको मार्केट में। बोलिए सर भिंडी मिल जाएगी 12 से 12 महीने मार्केट में, नहीं मिलेगा? बोले सर बिल्कुल मिलता है। अब एसडीपी का मतलब क्या होता है? एसडीपी का मतलब क्या होता है? एसडीपी का मतलब होता है कम प्रकाश चाहने वाले। तो कम प्रकाश कब निकलता है, जरा मुझे बताओ, कम प्रकाश कब निकलता है? तो सर बारिश के समय में कम प्रकाश निकलता है। तो क्या खरीफ की जितनी भी फसल है, क्या वो सबकी सब एसडीपी मानी जाएंगी, शॉर्ट डे प्लांट? ओके, सर्दी में कम प्रकाश निकलता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बारिश में तो 8-8 दिन तक बारिश होती तो धूप देखने के लिए नहीं मिलती।
सर्दी में तो सुबह से धूप निकल जाती बेटा। सर्दी आपको हवा के कारण महसूस होती है, धूप के कारण, ठीक है, उसका कोई रोल काल नहीं है। हवाएं चलती हैं तो हमें ठंडी लगती है। तो खरीफ की जो फसल है वो क्या है, सारी की सारी, तो सर सारी खरीफ की फसलें, टोटल खरीफ की क्रॉप क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो सोयाबीन को कब लगाते हैं, बारिश में। खरीफ की फसल मतलब कौन सी फसल, बारिश वाली फसल। तो क्या रेनी सीजन में बारिश के समय में सोयाबीन लगाया जाता है, बोले यस सर सोयाबीन लगाया जाता है। मक्का लगाई जाती है, बोले सर मक्का लगाई जाती है। ज्वार लगाते हैं, बोले सर ज्वार लगाते हैं। मूंगफली लगाते हैं, बोले यस सर मूंगफली लगाते हैं। अरहर लगाते हैं, बोले यस सर अरहर लगाते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोले सर बिल्कुल हो गया। खरीफ की क्रॉप जो है सारी की सारी एसडीपी प्लांट है। क्यों, क्योंकि बारिश के समय में धूप बहुत कम निकलती है ना बेटा। 3-3 4-4 दिन तक जब लगातार पानी गिरता है तो हमें सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो पाते। अब एलडीपी का मतलब क्या है सर, लॉन्ग डे प्लांट। इसमें तो सब्जी आएगी। डीएनपी मतलब जिसको कोई प्रकार से कोई लेना देना ही नहीं है, आप लगा दो वो हो जाएगी, वो आपका क्या होता है, डीएनपी होता है। ठीक है, उसमें सब्जियां आ जाती हैं जो आपको 12 से 12 महीने मार्केट में मिल रही है, वो सारी सब्जी आएंगी। एलडीपी का मतलब होता है रबी क्रॉप, रबी फसल। रबी फसल का मतलब क्या होता है कि सर जो हम लोग कब लगाते हैं, ठंड में लगाते हैं, ठंड वाली फसल। बोले यस सर सारी रबी क्रॉप इसी में आ जाएंगी। जैसे गेहूं, आप देखो गेहूं लगाओ, ठंड के मौसम में सुबह सुबह धूप निकल जाती है, लेकिन हवाओं के कारण हमें ठंड का एहसास होता है। बोले यस सर गेहूं इसी में आ जाएगी। क्या आप चना लगा देते हो, बोले यस सर चना भी इसी में आ जाएगा। चना जो है इसी में आ जाएगा। सरसों इसी में आ जाएगी, सरसों, राई वगैरह इसी में आ जाएगी। बोले यस सर आलू आ जाएगा, आलू। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दीर्घ प्रकाश मतलब सारी रबी की फसलें, एसडीपी मतलब सारी खरीफ की फसलें। तो रबी और खरीफ की फसलों से आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, निम्न में से कौन सी जो है आप लोगों की रबी फसल है, और एसडीपी कौन सा है, एलडीपी कौन सा है। बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा। तो आप ये रबी की फसल की सारी लिस्ट इसमें काउंट करो, खरीफ की सारी फसल आपको पता होगा उसको आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि भैया मांस खाना चाहिए, मांस खाने से जो है वो ताकत आती है, प्रोटीन मिलता है मांस खाने से। सुना है क्या नाम, बोले यस सर मांस खाने से। ठीक है, तो वेजिटेरियन लोग जो होते हैं, शाकाहारी जो लोग रहते हैं, वो थोड़ी खाएंगे इसको, वो लोग थोड़ी खाएंगे। और दूसरों का जीवन छीन कर, ठीक है, अपना जीवन चलाना, ये ह्यूमैनिटी थोड़ी है, मानवता थोड़ी है। आप दूसरों की जान लेकर अपनी जान बचा रहे हो, ठीक है, तो ऐसी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सोयाबीन को क्या कहा जाता है सर, सोयाबीन को कहा जाता है पुअर मीट। मतलब मांस खाने वालों को जितनी ताकत मांस से मिलेगी उतनी ही सोयाबीन खाने वालों को सोयाबीन से मिल जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मांस, किसका, गरीबों के लिए मांस माना जाता है इसे, इतनी ताकत होती इसमें, तो गरीबों का मांस कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसे सुनहरी फसल भी कहा जाता है, यदि आप देखेंगे तो ये चमकता है। बोले यस सर चमकता है, इसको वंडर क्रॉप, सुनहरी फसल के नाम से जाना जाता है, सुनहरी फसल के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है, टॉपिक बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।